थोड़ा हटा। बुक, तो बुक का भी कोई काम नहीं है, क्या ध्यान देना। तो बिल्कुल पहली क्लास है, ठीक है। पहली क्लास को बोलेंगे चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग है। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बात को समझना, चैप्टर का नाम ये क्यों दे रखा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, क्योंकि ये आपका सिर्फ 11वीं के कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता। ये आपको कौन कौन सी क्लास सिखाएगा? छठी सिखाएगा, 7वीं सिखाएगा, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब जो जो आपके लैकिंग है ना वो सारे आपको सिखाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, आप मेरे को बताना आपको पता है कि नहीं पता। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 मोल बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, या वो नंबर भी है? 1 मोल क्या है? मतलब मैं सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ 1 मोल क्या होता है? अगर कुछ पता है तो बताओ। 1 मोल नंबर होता है, मतलब क्या ये पेन 1 मोल हो सकते हैं? नहीं। आप लोगों ने बोला क्या कि ये पेन 1 मोल नहीं हो सकते। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये पेन 1 दर्जन हो सकते हैं? 1 दर्जन, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन आपको पता है कितना होता है? 12। जैसे आप लोग इस चीज से तो कंफर्म हो कि दर्जन जो होता है वो कितना होता है? 12। और दर्जन को मैं लिखता हूँ डजन। क्या लिखता हूँ? दर्जन को डजन लिखता हूँ। तो डजन हमेशा कोई भी चीज क्या होती है? 12 होती है। अब जरूरी नहीं है कि 1 डजन सिर्फ पेन ही होंगे, 1 डजन चेयर भी हो सकती है, 1 डजन गाड़ी भी हो सकती है, 1 डजन कूलर भी हो सकता है। कोई भी चीज 1 डजन होगी, कितनी होगी? 12 होगी ना। ये बात समझ गए? तो वैसे ही 1 मोल होता है। ध्यान देना, 1 मोल क्या होता है? 1 मोल आपका होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो। 9th क्लास में आपने 1 मोल सुना हुआ है ना। तो 1 मोल आपका जो है आप पहले सुन चुके हो। और ये जो 1 मोल है, अब चेक करते हैं ये बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, या ये कैसा नंबर है, अच्छा है बुरा है ना। तो ये वाली बात चेक करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, अगर 10 की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। अबे 10 इंटू 2 नहीं उल्लू, 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 का मतलब है 1 के आगे 2 जीरो, 100। और 10 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 के आगे 3 जीरो। मानते हो नहीं मानते? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर 23, मतलब 1 के आगे कितने जीरो? 23। तो ये नंबर एक्चुअल में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, मतलब 1 के आगे कितने जीरो? 23। ले लिख, धड़ाधड़ लिखते चल। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ना 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 20 21 22 23 हो गई ना 23 जीरो। अब ये पॉइंट में उड़ाता हूं तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई। कितनी जीरो बची होंगी अभी? भाई 23 थी ना, तो कितनी रह गई? 20 जीरो रह गई। तो चेक करके देख, 6022 और इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगी? 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई बच्चा कहेगा 1 दर्जन रुपया दे दो, तो 1 दर्जन रुपया का क्या मतलब हो गया? 12 रुपया दे दो। 2 दर्जन रुपया दे दो, मतलब क्या हो गया? 24 रुपया दे दो। कोई कहेगा 1 मोल रुपया दे दो, मतलब तू बावड़ा है क्या? इतना सारा रुपया दे दूं तेरे को? गिनती आती भी है तेरे को? कभी तूने सीखी भी इतनी गिनती? मतलब कि चेक करके देख कितना बड़ा नंबर है। वंस, टेंस, थाउजेंड, अरे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। पता है इसके आगे गिनती? मुझे तो नहीं आती और तुझे भी नहीं आती। इसी को कहते हैं अंधा पैसा। अगर इतना है हमारे पास तो यहाँ ध्यान देना। तो 1 मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। अब दोबारा बता रहा हूँ, तुम में से 1 मोल सुन तो चुके हो 9वीं क्लास में, लेकिन पता घंटा किसी को कुछ नहीं है। तो जैसे 1 डजन एक नंबर है ना, 1 मोल भी क्या है? एक। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, बिल्कुल सीधे चले जाओ, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो 1 मोल जैसा एक नंबर है, वैसे ही 1 डजन भी एक नंबर है, 1 मोल नंबर है। 1 मोल बड़ा नंबर है छोटा नंबर है? बहुत बड़ा। इट इज, लिख बेटा, इट इज वेरी बिग नंबर, हमारी औकात से बाहर है। ठीक है, पैसों के मामले में बात करें तो याद रखना, इस एवोगैड्रो, इसको पता है क्या बोलते हैं इस नंबर को? इस नंबर का एक नाम दे दिया पब्लिक ने। क्या नाम दे दिया? जिस साइंटिस्ट ने पता लगाया था, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। ओके गाइस, दिस नंबर इज एवोगैड्रो। बधाई हो, समझ गए? कोई सोचा? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को पता है कैसे शो करते हैं? एन ए से या फिर एन नॉट से। बोलो कोई दिक्कत है?
अब एक अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ भाई। पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई चैप्टर में है क्या क्या, है ना। तो आपका ये एवोगैड्रो नंबर हो गया, और आपका क्या क्या हो गया, और क्या हो गया, हाँ 1 डजन भी समझ में आ गया। तो 1 डजन छोटा है या 1 मोल? 1 डजन छोटा 1 डजन छोटा और 1 मोल बड़ा। बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, समझिए। अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट मोलर मास, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपको मोलर मास के बारे में क्या पता है, मोलर मास के बारे में आपको क्या पता है, क्या लिखा है ये मोलर मास, तो आप सिंपली कहोगे भाई देख, जैसे मुझे मोल के बारे में कुछ नहीं पता वैसे ही मेरे को मोलर मास के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हारे को मोलर मास समझा देता हूँ क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, डजनर मास। ये कॉन्सेप्ट ना बेटा एग्जिस्ट नहीं करता इस पूरी दुनिया में कहीं पर, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया ताकि आपको समझ में आए। डजनर मास, मान करके चलो अगर एक पेन का मास 10 ग्राम है, और मैं डजनर मास बोलूं किसी भी चीज के 1 दर्जन का मास, किसी भी चीज के 1 डजन का तो मास। अगर मैं कहूं कि भाई पेन का डजनर मास बताओ, तो 1 दर्जन पेन का मास बताओ। मैं कहूं कि ये रहा फोन, 1 दर्जन फोन का मास बताओ, तो भाई मुझे एक फोन का मास तो बता, तभी तो 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। तो मान करके चलना किसी भी चीज का डजनर मास निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके एक के मास को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से करूंगा ना। अरे बोलो क्यों करूंगा, क्योंकि भैया एक का मास है, तू कह रहा है डजनर मास 12 का मास होता है। समझ गए या नहीं समझे, बधाई हो। तो इस बात को समझना। तो पेन का डजनर मास कितना हो जाएगा, पेन का डजनर मास कितना हो जाएगा, डजनर मास कितना हो गया बेटा, 120। अरे बोलो 120 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी। हो गया ना। अगर मान ले मेरे को उसका एक का मास गिवन हो, डजनर निकालना हो तो 12 से मल्टीप्लाई, और अगर डजनर मास गिवन हो और एक का निकालना हो तो 12 से डिवाइड। समझ गए। तो वैसे ही जैसे डजनर मास में कहता हूं ना, द मास ऑफ, क्या जरूरी है जो डजनर मास पेन का आएगा वही डजनर मास फोन का भी आएगा, अरे मतलब ही नहीं है, यू अलग भारी है, ये भारी है, और ये अरे इंडिविजुअल अलग अलग है ना। तो अगर इंडिविजुअल अलग अलग मास है तो ये मास डजनर मास अलग अलग आएंगे नहीं आएंगे। तो वैसे ही समझना, जैसे मास ऑफ 1 डजन किसी भी चीज का क्या होता है, डजनर मास होता है। बोलो हाँ, तो लिखिए यहाँ पर द मास ऑफ 1 डजन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डजनर मास। अरे बोलो हाँ जी। यार कोई भी यहाँ पर ध्यान दे, डजनर मास, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इट्स कॉल्ड डजनर मास। तो वैसे ही मोलर मास क्या होगा, किसी भी चीज के एक चीज का मास क्या हुआ, एक का मास, और कितने का मास मोलर मास कहलाएगा, मोल का, एक मोल का मास। अभी समझ आया। तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता था मोलर मास के बारे में, ना तुम्हें कुछ पता था मोल के बारे मोल में, के बारे में अभी पता लग गया। तो यहाँ पर देखो मोलर मास क्या होता है, the mass of 1, यहाँ पे 1 डजन ऑफ एनीथिंग था ना, तो यहाँ पर द मास ऑफ 1 डजनर मास मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, है ना। हाँ जी। ऐसा किसी भी चीज का एक मोल का मास क्या कहलाएगा, मोलर मास, और डजन मास क्या कहलाएगा, 1 डजन का। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ तक कोई लोचा हो तो बता भाई मेरे को। हाँ ये यहाँ तक कोई लोचा, नहीं लिख लो जल्दी से लिख लो इसे। डजनर मास लिखना है। हाँ भाई लिख लिया तो बताओ, यहाँ तक कोई लोचा, नहीं। यहाँ तक कोई भी लोचा नहीं। तो अभी तक मैंने तुम्हारे को क्या क्या समझा दिया, ये समझा दिया। 1 डजन तो तुम्हें पता ही था, 1 डजन किसी भी चीज के 1 डजन का मास डजनर मास हो गया, ठीक है। निकाल लोगे भाई, एक का मास पता होगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और किसी भी चीज का कोई भी चीज एक मोल में कितनी होती है, इतनी सारी होती है यार। पता है क्या, अगर कोई कहे ना भाई एक मोल लिखो, एक मोल लिखो, तो 0.22 1 2 3 4 5, मैं पागल हो जाऊंगा लिखते लिखते। तो इसलिए मैंने उसको कैसे फॉर्म में लिखना चालू कर दिया, ये वाली फॉर्म। समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो अब ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि भाई यहाँ पे क्या पढ़ना है। देख क्यों इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोला, क्योंकि यहाँ पे सच में आपको वो बातें बताने वाले हैं जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ी है ना। बस उन्हीं को हम एडवांस लेवल पे थोड़ा लगा लेंगे और चैप्टर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, सबसे पहले वो दे देता हूँ, समरी दे देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये लिख लिया सारा, चलो भाई इसे मिटा देते हैं, लिखो।
यहाँ पर आ गया आपका क्या, इस चैप्टर की समरी आ गई। सबसे पहले समरी क्या बताती है कि हम कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, है ना, एक बार पता लग जाएगा कितने कितने टॉपिक हो गए। तो सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे बताऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड आपको क्या बताऊंगा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एटॉमिक मास। फिर थर्ड आपको मैं बताऊंगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंट कॉम्पोजिशन ये बता दूंगा। फोर्थ में आपका आ जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। फिफ्थ में आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तुम्हें पता है ये जो है ना, ये इस चैप्टर के आपके मेजर टॉपिक्स हैं। मेजर से आप लोग क्या समझते हैं Important. कि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान दे के पढ़ने वाले टॉपिक्स है। बाकी मैं कराऊंगा वो माइनर टॉपिक्स है, वो कोई इतने बड़े बड़े नहीं है, मतलब वहां पे अगर आप थोड़ा कम दिमाग भी लगाओगे तो चलेगा। तो नेक्स्ट, ये तो मेजर टॉपिक्स हो गए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, माइनर टॉपिक्स पर। माइनर टॉपिक्स हमारे सिर्फ 4 ही है। पहला कौन सा है, पहला है आपका साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। सेकंड आपका क्या है, पहला होगा साइंटिफिक नोटेशन, सेकंड क्या है मैं बताऊंगा ना, ध्यान दे। सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। सारा गाना आगे सुन लो क्या, अरे यार। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तीसरा आपका आता है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। फोर्थ में लास्ट में आपके कुछ बेसिक लॉज आ जाएंगे, बेसिक लॉज। और ये आपके माइनर टॉपिक्स खत्म, चैप्टर फिनिश। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाएगा, हमारा चैप्टर डन हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर दूं। सच्ची बताऊं तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं होगा, एकदम से नहीं खत्म होगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो कर ही देते हैं। तो आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जो सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मास एंड वेट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मास एंड वेट। आपको क्या ऐसा लगता है, जैसे हम तो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे मास को हम मास ले लेते हैं, वेट को वेट ले लेते हैं। हम कहते हैं इसका मास क्या है, मतलब तोल के लाओ कितना है, वेट क्या है, तोल के लाओ कितना है। जितना किलो विलो का होता है हमें क्या लगता है कि हाँ भाई ये इसका मास और वेट है, हम तो सेम समझते हैं ना, लेकिन ये दोनों चीज सेम नहीं होती, फर्क होता है। मास क्या होता है, मास होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है मास, एक्चुअल It is the actual amount of matter present in any compound, present in any compound, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट है तो किलोग्राम, किलोग्राम हो गई, ग्राम हो गई, ये केजीज की क्या हो गई, एसआई यूनिट। किलोग्राम और ग्राम, ये क्या हो गई भाई, एसआई यूनिट, ठीक है। किलोग्राम और ग्राम एसआई यूनिट हो गई। अब वेट आते हैं। वेट समझाने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं। आप बच्चों को फोर्स पता ही क्या होता है, फोर्स, पुश और पुल, हाँ ये 9वीं क्लास में यही होता था, अभी थोड़ा एक्चुअल मतलब थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो उसमें ऐसा बोलते हैं ना एक्सेलरेट कर। एक्सेलरेट करने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। अब एक्सेलरेट क्या आता है, यूं पकड़ते हो तो ये क्या होता है, एक्सेलरेटर। हाँ जी। तो जब तुम एक्सेलरेट करोगे, खूब करोगे तो स्कूटी तेज भागेगी। हाँ जी। तो ये एक्सेलरेटर कर क्या रहा है,
फोर्स ही तो लगा रहा होगा। अबे इंजन फोर्स लगा रहा है नहीं लगा रहा? हाँ। तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेट करने से स्पीड बढ़ती है और एक्सेलरेट करना मतलब फोर्स लगाना। तो वेयर देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज फोर्स। तो समझ जाओ एक्सेलरेशन कभी भी ऐसा नहीं भाई, आप जिस भी चीज को एक्सेलरेट करोगे उस चीज का मास तो होगा। क्या आप किसी ऐसी चीज को किसी ऐसी चीज का स्पीड बढ़ा सकते हो जिसका मास ही नहीं है? नहीं। कोई है ही नहीं, भाग रही है। अरे कौन भाग रहा है? जो होगा उसका मास तो होगा। Weight होगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन अगर आप किसी चीज पे लगा रहे हो तो उस चीज का मास होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। Force। और एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अरे एक्सेलरेशन के बिना फोर्स नहीं, मतलब तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। मेरा समझ गया ना? बेटर हाफ एक दूसरे के, मतलब दोनों सेम एग्जैक्टली सेम नहीं है भाई। एक्सेलरेशन में मास जब तक मल्टीप्लाई नहीं करोगे फोर्स नहीं आएगा, हाँ। लेकिन बिना एक्सेलरेशन के क्या फोर्स आ जाएगा? नहीं। नहीं। नहीं आएगा। समझ गए? तो अगर मान ये तो चलो आप फोर्स तो समझ गए। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट आपने क्या पढ़ी है? इसकी यूनिट न्यूटन होती है नहीं होती? हाँ जी। अबे यार फिजिक्स में आप कभी पढ़ रहे होगे, जो डायमेंशनल एनालिसिस आपने करा होगा उसमें फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब मैं वेट समझाता हूँ आपको, वेट क्या होता है। जैसे मान करके चलो तुम ये 10वीं मंजिल है हाँ जी। या 10वीं मंजिल नहीं है, मान लो जमीन से नीचे जो डिस्टेंस है वही है। यूं ऐसे कूदे तो जब नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? चोट लगेगी। हाँ। हम गिरे थे यार, इतने से नीचे कूदे हैं, चोट लगेगी? हाँ लगेगी। कूदे हैं, गधऊ आदमी है यार हम, यहाँ से नीचे कूदे हैं, इतने में चोट लग जाएगी। अच्छा, हम नहीं। नहीं। अरे यार हम यहाँ खड़े थे, ये धरती से ज्यादा ऊपर नहीं है, 1 मीटर होगा, 1 मीटर कूद नहीं सकते, कूद जाएगा। तो चोट लगेगी क्या? नहीं। 10वें माले से कूदो। ये जरूर लगेगी। तुम यूं कहोगे कि धरती आप तो मेरी माँ हो, प्लीज नीचे मुझे ज्यादा स्पीड में मत कर देना, कहीं पता चला मैं नीचे जाके टूट जाऊं, प्लीज आराम आराम से उतर रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं। ऐसा नहीं नहीं होगा। होगा। पता है क्यों? क्योंकि धरती जो है ना वो ग्रेविटी लगाती है, और वो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? फिक्स। Fix। जब आप यहां से कूदे नीचे तो ज्यादा देर तक ग्रेविटी लगी नहीं। हाँ जी। वो ग्रेविटी एक टाइप का क्या होता है? एक्सेलरेशन। याद कर 9वीं क्लास में हम उसे बोलते नहीं थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी। अरे Same भोपो, physics में भी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते थे ना, तो उसका मतलब पता है क्या है? वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगा रही है। ग्रेविटी क्या लगा रही है? Acceleration। एक्सेलरेशन। क्या अर्थ अपना एक्सेलरेशन कम ज्यादा करेगी? नहीं। चाहे तू यहां से कूद जा नीचे, ज्यादा देर तक एक्सेलरेशन लगा ही नहीं तो स्पीड बढ़ी नहीं, तो टूटूंगा भी नहीं। और 10वीं मंजिल से कूदा तो ओ नीचे आते बूम, नीचे आते थे तो कुछ ना कुछ जरूर टूटेगा। समझ गए बात? तो कुल मिला करके वेट क्या है? वेट भी एक टाइप का फोर्स है। वेट भी एक टाइप का क्या है? फोर्स है। बस ये फोर्स में एक्सेलरेशन कुछ भी लग सकता है, लेकिन वेट में एक्सेलरेशन कौन लगाएगा? अर्थ। तो लिखो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। क्या हो गया बेटा? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स in which acceleration, अबे किसका है ये? In which क्या लिखा भाई? Weight is a type of force in which acceleration is applied on object by gravity। अरे बोलो ग्रेविटी तो अप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे मास में जब ग्रेविटी भी तो एक टाइप का एक्सेलरेशन है यार। स्कूटर का एक्सेलरेशन तुम कम ज्यादा कर सकते हो, धीरे धीरे ऐसे करो टर 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 टर, तो क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, मतलब फोर्स कम है। और एकदम से कर दो तो क्या होगा? स्पीड एकदम से तेज से बढ़ेगी। तो एकदम से एक्सेलरेशन ज्यादा था, फोर्स ज्यादा था। धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम था, फोर्स कम कम लगेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। लेकिन क्या अर्थ अपनी ग्रेविटी की वैल्यू कम ज्यादा कर सकती है? नहीं। माँ धरती माँ नीचे आ रहा हूँ, तेजी से मत खींचना, एक्सेलरेट मत करना ज्यादा। जी नहीं, माँ नहीं सुन रही। तेरी मर्जी, कुतुब मीनार से कूद जा, 10वीं मंजिल से कूद जा, या यहीं से कूद जा। समझ गए? यहाँ तक कोई लोचा? तो इस बात को समझे कि वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन हुआ करती थी, वेट की भी यूनिट क्या होगी? अरे बोलो। हाँ, और ये भी तो भाई ग्रेविटी क्या है? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू
Gravity, is that clear guys? Yes. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई लोचा है आता? नहीं। नहीं ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट था, मास एंड वेट। वेट ठीक है, इसी के 3 पार्ट और रह गए। एक का नाम है वॉल्यूम, एक का नाम है डेंसिटी, एक का नाम है टेम्परेचर। ये 3 पार्ट, ठीक है,